हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का सेशन हमारा कंटिन्यूएशन में है। हम लोग बिजनेस फाइनेंस का रिवीजन कर रहे थे, उसी का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड कैपिटल बजटिंग, ये टॉपिक्स को कंप्लीट किया था, इनको अच्छे से रिवाइज किया था। आज के सेशन में हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, और साथ में एक छोटा सा टॉपिक कैपिटलाइजेशन, ठीक है, इनको हम रिवाइज करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो ये जो सेशन है वो जो स्टूडेंट्स जेएसएससी रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी इक्वली रेलिवेंट है। ठीक है, जो आप लोगों का सिलेबस है वो सेम है, तो परेशान ना हो झारखंड पीजीटी कॉमर्स के स्टूडेंट और साथ ही में जेएसएससी रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स, आप दोनों के लिए ही ये सेशन इक्वली रेलिवेंट है। ठीक है, आप लोगों का भी रिविजन हो जाएगा इससे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, तो हमारे ऐप पर और भी एग्ज़ाम्स के कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे झारखंड पीजीटी कॉमर्स, जेएसएससी रेवेन्यू इंस्पेक्टर, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, यूजीसी नेट कॉमर्स, ईएमआरएस पीजीटी कॉमर्स अकाउंटेंट इकोनॉमिक्स, एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स और एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट एग्जाम। इन सभी के कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। क्लासेस आपको सीए नेट जेआरएफ क्वालिफाइड टीचर से मिल जाएंगी। प्रिंटेबल नोट्स होंगे, पीडीएफ फॉर्म में होंगे, और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यू गिवन होंगे और मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर इन एग्जाम्स में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो हमारे ऐप पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो, कोर्स परचेज कर सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से शुरू करेंगे, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर कैपिटलाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर जो पढ़ेंगे। हमने इससे पहले वाली क्लास में इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा था कि फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं, तीन फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं, एफ डी आई। फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर दो टॉपिक आते हैं आपके, कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें से कैपिटल बजटिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। डिविडेंड डिसीजन में डिविडेंड पॉलिसीज आती हैं, और फाइनेंसिंग डिसीजन में मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आपका क्या आता है, कैपिटल स्ट्रक्चर आता है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब ये पैसा रेज करने से रिलेटेड है दोनों ही, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग से, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, वो तो हमको समझ में आता है कि किसी पेन को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आई, किसी बुक को प्रोड्यूस, किसी कॉपी को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आई, मतलब लागत कितनी लगी। ठीक है, उससे तो वो तो हो गया आपको, चलो पता चल गया किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आई। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इसका मतलब ये है कि जब आपने किसी पर्टिकुलर सोर्स से पैसा रेज किया, तब आपकी क्या कॉस्ट आई। ठीक है, जब आपने किसी पर्टिकुलर सोर्स से पैसा रेज किया तब आपकी क्या कॉस्ट आई। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने क्या किया, पैसा बाहर से बोरो किया, किसी से पैसा बोरो किया, मान लीजिए अपने दोस्त से आपने 100 रुपए ले लिए। ठीक है, आपने कहा कि मैं तुझे 1 महीने बाद लौटा दूंगा और 110 रुपए तुझे वापस दे दूंगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये 100 रुपए लिए आपने, आपको 100 रुपए तो वापस करने ही करने हैं, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, ये तो उसी का पैसा है। आपको ऊपर से कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 10 रुपए। ऊपर से कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 10 रुपए। ये क्या है आपके लिए, ये है आपके लिए कॉस्ट। ये क्या है आपके लिए, कॉस्ट है। तो कॉस्ट क्या होती है, जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर से जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको देना पड़ता है, वो आपके लिए कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि जब आप किसी सोर्स से पैसा रेस करते हो तो उसकी आपकी क्या कॉस्ट आती है, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये इंटीग्रल पार्ट है किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि इसके बेसिस पर काफ़ी सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, और जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो एक लाइन हम ये भी पढ़ते हैं कि इट इज़ नॉट कॉस्ट एज सच। ये कॉस्ट नहीं है एज सच, ये क्या है, ये एक कट ऑफ रेट है।
एक टारगेट रेट है, एक हर्डल रेट है या फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। इसका क्या मतलब है, ये डेफिनेशन कहना चाहती है कि हम इसको कॉस्ट नहीं कहेंगे, हम इसको ये कहेंगे कि ये कट ऑफ रेट है, एक टारगेट रेट है। इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम इतना पैसा कमाना है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न इतना कम से कम आपके पास वापस आना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, इस पेन को प्रोड्यूस करने में मान लीजिए 2 रुपए की कॉस्ट आ रही है या फिर 5 रुपए की कॉस्ट आ रही है, जो भी कॉस्ट है 2 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। अगर आप इस पेन को सेल करने के बाद 2 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं, ठीक है, अपनी कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है बिजनेस करने का, राइट। तो कम से कम आपको अपनी कॉस्ट तो कवर करनी है, एग्जिस्ट करने के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों पता करते हैं, कि हमें पता चल जाए हमने जहां से भी पैसा रेज किया है तो अब हमें वापस तो करना है, ठीक है। तो कम से कम हमें ये पता चल जाए कि कितना हमें कमाना है, ताकि मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, कम से कम उतना रिटर्न तो आना चाहिए आपके सभी डेट्स को और आपके सभी एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने के लिए। इसलिए इसको कहा जाता है कि कॉस्ट नहीं, इसको कट ऑफ रेट कहेंगे, टारगेट रेट कहेंगे, हर्डल रेट मतलब मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, कम से कम इतना आपको कमाना ही है। आपने मान लीजिए बाहर से किसी से पैसे बोरो किए या फिर डिबेंचर्स इशू कर दिए 1 लाख के, ठीक है, उस पर आपको इंटरेस्ट देना है 10% के, उस पर तो क्या हो गया, 10,000 आपको इंटरेस्ट देना है, ये आपके लिए कॉस्ट है। तो 1 लाख प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको वापस देना ही देना है, 1 लाख तो आपने कमाया ही कमाया है। उसके ऊपर आपको कम से कम 10,000 का मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, अगर आप 1 लाख बिजनेस में लगा रहे हैं तो 1 लाख के ऊपर आपका कम से कम 10,000 का रिटर्न तो आना ही चाहिए, क्योंकि 1,10,000 रुपए आपको वापस करने हैं। इसलिए इसको कहा जाता है, ये क्या है कि मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है, जो एक फर्म को कमाना ही कमाना है अपने प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पर, अपनी मार्केट वैल्यू को मेंटेन करके रखने के लिए। आई होप कि आपको अब ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पूरा टॉपिक है, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, इसमें हम लोग यही देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो वेरियस सोर्सेज हैं, उनकी कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब आप कैपिटल रेस तो काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, डेट से आप कैपिटल रेस कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर से, इक्विटी शेयर से, रिटेन्ड अर्निंग से आप क्या कर सकते हो, कैपिटल रेस कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये है कि अब हमको सबकी अलग अलग कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करना सीखते हैं तो उसे बोलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अलग अलग सोर्सेज हैं हमारे कैपिटल रेस करने की। तो जब हम सबकी अलग अलग कॉस्ट निकालते हैं ना, तो हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से बताइए कि कौन सी स्पेसिफिक कॉस्ट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक कॉस्ट का मतलब ये है जब हम इंडिविजुअली अलग अलग कैलकुलेट करते हैं तो बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट, ठीक है। वहीं अगर सबकी हम ओवरऑल कॉस्ट एक साथ निकालते हैं, मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो उसे हम बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हो, या फिर कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हो, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अब हम क्या आगे पढ़ेंगे, अब हम सभी जो अलग अलग हमारे सोर्सेज हैं, इनसे हमारी क्या कॉस्ट आती है, ठीक है, कैसे कैसे हम कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, वो अब हम सीखेंगे इंडिविजुअली, ठीक है। देखिए, अब ये जो हमारा एक तरीके से ये सम अप है, हम इसको पहले डिटेल में समझेंगे फिर इस टेबल पर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कॉस्ट ऑफ डेट को कैलकुलेट करना, क्लियर है। अब देखिए, हम लोगों ने ये समझ लिया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। अब हम आते हैं सीधे अपने कॉस्ट ऑफ डेट को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि डिबेंचर्स, डेट, लॉन्ग टर्म डेट होते क्या हैं, ठीक है। हालांकि ये हमने प्रीवियस क्लास में भी, प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया है कि लॉन्ग टर्म डेट या फिर डिबेंचर्स क्या है। ये एक्सटर्नल बोरोइंग है, आपने किसी से बाहर से पैसा लिया है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया है, या फिर आपने कैपिटल रेस की है डिबेंचर्स इशू करके। डिबेंचर्स भी क्या होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मगर वो क्या होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल्स होते हैं। डिबेंचर्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है विद द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल्स होते हैं, इन लोगों का कंपनी के मैनेजमेंट में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है, और डिबेंचर्स का जो अमाउंट है, इंटरेस्ट जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, देना ही देना है। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। चलो, तो डेट डिबेंचर्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म डेट क्या होते हैं, ये चीज हमें समझ में आ गया। इसकी कुछ खासियत क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं। फेस वैल्यू आपको गिवन होगी कि किस वैल्यू, किस मतलब फेस वैल्यू, यू नो कि इसकी 100 रुपए का डिबेंचर है, ठीक है, उसे कहते हैं हम फेस वैल्यू। प्रीमियम पे किया है, डिस्काउंट पे किया है, वो चीज अलग है, कितने रुपए का डिबेंचर है उसे कहते हैं हम फेस वैल्यू।
इंटरेस्ट रेट, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हो वो गिवन होगा, जैसे नाम जो होता है 12% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, ये जो आगे लगा हुआ है वो क्या है आपका इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, 10%, 12%। फिर मेच्योरिटी पीरियड, मेच्योरिटी पीरियड का मतलब ये है कि आपको टाइम दे रखा है कि 4 साल बाद पेमेंट होना है, 5 साल बाद पूरा पेमेंट होना है, उसे हम कहते हैं मेच्योरिटी पीरियड। अगर 5 साल बाद होना है तो 5 ईयर्स क्या है मेच्योरिटी पीरियड। फिर बात आती है रिडेम्पशन वैल्यू की। रिडेम्पशन वैल्यू क्या होता है कि आफ्टर जो आपकी मेच्योरिटी पीरियड है, 5 साल बाद मान लीजिए पेमेंट करना था, 5 साल बाद आपने जितना अमाउंट पे किया है उसे हम कहते हैं रिडेम्पशन वैल्यू, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिडीम हुआ है प्रीमियम पर, 5% के प्रीमियम पर, 100 रुपये का डिबेंचर था, 5 रुपये के प्रीमियम पर रिडीम हुआ है। इसका क्या मतलब है कि जब आप पेमेंट करोगे तो 5% के प्रीमियम पर, तो 5% 5 रुपीज़ ही होगा 100 का, तो इसका मतलब रिडेम्पशन वैल्यू क्या हो गई 105, 105। और अगर यही बोल दिया जाए कि डिस्काउंट पे रिडीम हुआ है 5%, तो इसकी रिडेम्पशन वैल्यू हो जाएगी 95। क्लियर है। और जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना किया हो रिडेम्पशन वैल्यू के बारे में, तो आप यही अज्यूम करेंगे कि वो पार पर ही क्या हुआ है, रिडीम हुआ है, ठीक है। लास्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि इंटरेस्ट जो होता है वो आपको बेनिफिट देता है टैक्स शील्ड का। क्यों? ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया है, क्योंकि इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है। जब आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, ये आपकी ईबीआईटी है और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है, ठीक है। तो आप पहले इंटरेस्ट पे करोगे फिर टैक्स पे करोगे। क्लियर है आपको ये चीज़? पहले आप इंटरेस्ट पे करोगे फिर टैक्स पे करोगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी अर्निंग जो है वो आपकी कितनी है, 1 लाख रुपए आपकी अर्निंग है, ये एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुकी हूँ, और इंटरेस्ट आपको इसको ऊपर 10% से देना है, तो मान लीजिए 10,000 आपने इंटरेस्ट दे दिया, तो आपके पास कितने बचे, 90,000 बचे, और 90,000 पे मान लीजिए और 10% आपको फिर इस पर टैक्स देना है, तो 9,000 टैक्स पे कर दिया। वहीं अगर एक कंपनी है जिसमें डेट लिया ही नहीं है, इंटरेस्ट देना ही नहीं है, तो इस केस में सीधा सीधा टैक्स कितना देना पड़ेगा, 10% पे 10,000 का ही टैक्स जाएगा। तो जिसमें जिसमें इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, इसको क्या हो गया 1,000 का फायदा हो गया, यहाँ पर आपने 1,000 का टैक्स ज्यादा पे किया है। क्लियर है? इसलिए कहते हैं ये इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है, फायदा देता है। क्लियर है ये चीज? आई होप ये एकदम प्रॉपर क्लियर है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है हमारी कि जब हम डेट कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करते हैं, जिसको केडी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दो टाइप के डेट होते हैं हमारे पास, ठीक है, रिडीमेबल डेट्स और इरिडीमेबल डेट, ठीक है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल डेट वो होते हैं जिसमें आपको टाइम पीरियड गिवन होता है, ठीक है, जिसमें आपको टाइम पीरियड गिवन होता है कि इतने साल बाद इन जो डिबेंचर्स हैं या डेट है उनको रिडीम होना है, मतलब 5 साल बाद पेमेंट होनी है, 8 साल बाद पेमेंट होनी है। जिसमें आपको कोई भी टाइम पीरियड गिवन नहीं है वो होते हैं इरिडीमेबल डेट। क्लियर है? कुछ हार्ड नहीं है। तो अब हम इन दोनों को ही अलग अलग कॉस्ट, मतलब इन दोनों की अलग अलग कॉस्ट निकालना सीखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर्स, ठीक है। इरिडीमेबल का मतलब ये है कि जब टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है। क्लियर? चलो, बहुत आसान फॉर्मूला है, आपको सभी के फॉर्मूले क्लास में ही याद करने हैं मेरे साथ ही, ठीक है। देखिए, सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ डेट इन केस ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर्स, ठीक है। तो आपका इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले आप ऊपर लिखोगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि डेट के ऊपर आप क्या देते हो, इंटरेस्ट देते हो, तो कि डिबेंचर के लिए कॉस्ट क्या हुई, जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो कॉस्ट हुई, तो आप इंटरेस्ट ऊपर लिखोगे। तब आप अपनी कॉपी में स्टार बना के एक जगह लिख लीजिए कि इंटरेस्ट हमेशा हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है। याद रखना है आपको ये चीज़, भले ही डिबेंचर्स पार पे इशू हुए हों, प्रीमियम पे इशू हुए हों, डिबेंचर या डिस्काउंट पर इशू हुए हों, आपको फ़र्क नहीं पड़ना है इस चीज़ से। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमेशा जो डिबेंचर्स हैं वो किस पर इंटरेस्ट जो है वो किस पर कैलकुलेट होगा आपका, वो कैलकुलेट होगा आपका फेस वैल्यू पर, ठीक है। फिर ऊपर आता है इंटरेस्ट, नीचे आता है आपका एनपी रिप्रेजेंट्स नेट प्रोसीड्स, ठीक है, नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स का क्या मतलब है? नेट प्रोसीड्स का मतलब है कि आपके हाथ में कितना पैसा आया, ठीक है। आपने डिबेंचर्स, मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया था 1 लाख रुपए का, मगर कट कटा के कुछ कॉस्ट हो गई, कुछ इंसिडेंटल कॉस्ट हो गई, कुछ भी कॉस्ट हो गई, कट कटा के आपके पास जो है 95,000 रुपीज़ आए, 97,000 रुपीज़ आए। तो नेट प्रोसीड्स वो होगा जो अमाउंट कट कटा के, कॉस्ट अगर कोई इनकर हुई है उससे रिलेटेड, उसको माइनस करके आपके हाथ में कितना पैसा आया उसे हम कहते हैं नेट प्रोसीड्स, ठीक है। देखिए, नेट प्रोसीड्स निकालने का तो फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ईजी है।
याद रखना है आपको, लिख लीजिए आप नहीं तो। नेट प्रोसीड्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि डिबेंचर्स किस पर इशू हुए हैं। ठीक है, जो भी अमाउंट है वो आप लिखोगे, जो भी अमाउंट है डिबेंचर्स का। अगर वो पार पर इशू हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना। तो उसके अलावा अगर कोई कॉस्ट दे रखी है वो माइनस करेंगे। मगर अगर डिस्काउंट और प्रीमियम पर इशू हुए हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर डिस्काउंट पर इशू हुए हैं तो आप डिस्काउंट माइनस करोगे। ठीक है, और अगर प्रीमियम पर इशू हुए हैं तो प्रीमियम को आप इस अमाउंट में लेस करोगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये करोगे अगर डिस्काउंट और प्रीमियम का केस है तो। उसके बाद उसके बाद आप इसमें से क्या करोगे, कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट है, फ्लोटेशन कॉस्ट, इससे रिलेटेड फ्लोटेशन कॉस्ट, इंसिडेंटल कॉस्ट कोई है तो वो आप इसमें से माइनस करोगे। ठीक है, फिर आपका निकल के आ जाएगा नेट प्रोसीड्स। और अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो जो अमाउंट होता है वही आपका नेट प्रोसीड्स होता है। क्लियर है। मगर अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट, इंसिडेंटल कॉस्ट और डिस्काउंट और प्रीमियम पे वो क्या कहते हैं इशू हुआ है तो आपको ध्यान रखना है नेट प्रोसीड्स उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। क्लियर है, ये आप नेट प्रोसीड्स का फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, फिर देखो इतना फॉर्मूला याद हो गया, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स। अब ब्रैकेट में आता है आपका वन माइनस टैक्स रेट, टी इज टैक्स रेट। टैक्स रेट माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट में आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। ये हम काफी दफा इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। तो जब कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं तो टैक्स रेट को माइनस करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हुआ, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स ब्रैकेट में वन माइनस टैक्स रेट। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे लगेगा। नेट प्रोसीड्स का मतलब ये है कि आपके हाथ में कितना पैसा आया, उसका फॉर्मूला आपको याद हो गया, ब्रैकेट में वन माइनस टैक्स रेट। क्लियर है इतना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। सबके क्वेश्चंस करेंगे हम लास्ट में एक साथ। अभी आपने फॉर्मूला याद करते जाना है। ठीक है, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स ब्रैकेट में वन माइनस टैक्स रेट। क्लियर है। अब केस आता है आपका रिडीमेबल डिबेंचर्स का। ठीक है, रिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब अब आपको ये केस वो है जिसमें आपको टाइम गिवन है, टाइम दे दिया है अब आपको कि 5 साल बाद रिडीम होंगे या फिर 8 साल बाद रिडीम होंगे। ठीक है, बस इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, साथ में ही याद करना है, क्लास में ही याद करना है। क्या कि इंटरेस्ट और वन माइनस टी, ये तो सेम है, इंटरेस्ट और वन माइनस टी ये तो आपका सेम है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको प्लस करना है क्या अमाउंट, रिडीमेबल वैल्यू, मतलब 5 साल बाद जो आप पेमेंट करने वाले हो। ठीक है, क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम क्या मानेंगे, पार पर ही रिडीम हुआ है। अगर कुछ मेंशन है तो रिडीमेबल वैल्यू हमारी उस अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगी। डिस्काउंट पर है तो डिस्काउंट के हिसाब से कैलकुलेट होगी, प्रीमियम पर है तो उस हिसाब से कैलकुलेट होगी। तो क्या, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स का मतलब आपके हाथ में पैसा कितना आया था जब आपने बोरो किया, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अगर 5 साल बाद पेमेंट करना है तो एन क्या हो जाएगा आपका, 5 ईयर्स हो जाएगा। इसको आप क्लोज कर दोगे और पूरे के अपॉन में आपका आ जाएगा आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। ठीक है, रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन 2। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। ठीक है, इसका हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है। उसके बाद जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि क्या कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है आपको, अ कंपनी इशू 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपए के हैं, एट अ प्रीमियम 10%, प्रीमियम पर इशू किए हैं, ऑन 1st April 2017 टू बी मेच्योर्ड ऑन 1st April 2022। अब आपको ये दिख रहा है कि आपको मेच्योरिटी टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब ये कौन से हैं, रिडीमेबल है, रिडीमेबल डिबेंचर्स है। और रिडीमेबल डिबेंचर्स की जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो ये फॉर्मूला लगता है। तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे। ठीक है, द डिबेंचर्स विल रिडीम्ड ऑन मेच्योरिटी, मेच्योरिटी पे रिडीम हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा डिस्काउंट पर या प्रीमियम पर, तो हम क्या मानेंगे, पार पर ही रिडीम हुए हैं। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स अज्यूमिंग टैक्स रेट कितना है, 35%। तो अब मैंने सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखने को क्यों बोला, क्योंकि अब आप फॉर्मूले के हिसाब से अपनी वैल्यूज ढूंढते जाएंगे। सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सबसे पहले आप कैलकुलेट किस पे करते हो, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, फेस वैल्यू क्या है आपकी, डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। अब एक चीज ध्यान रखिए, आप इसको दो तरीके से किया जा सकता है। आप सीधे 100 अमाउंट लेके भी कर सकते हो, या फिर 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करके आप पूरा अमाउंट लेके भी उसको पूरी सबको फिर अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा। ये वाला क्वेश्चन हम 100 लेके करते हैं और आगे वाले क्वेश्चन फिर हम पूरी अमाउंट से करेंगे, तो आपको दोनों ही तरीके से समझ में आ जाएगा।
तो जैसे 100 है तो 100 आपकी फेस वैल्यू है, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, तो 100 का अगर आप 10% करोगे तो आपका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ₹10 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर क्या देखना है आपको, टैक्स रेट। टैक्स रेट तो आपको सीधा सीधा गिवन है, टैक्स रेट क्या है आपका 0.35, 35% है तो यही हो जाएगा, ठीक है, टैक्स रेट ये है आपका। उसके बाद आपको क्या निकालना है, रिडीमेबल वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू के लिए कुछ गिवन नहीं है, मतलब ये पार पर ही रिडीम होगा, मतलब फेस वैल्यू 100 पर ही रिडीम होगा। नेट प्रोसीड्स निकालना है फिर आपको। नेट प्रोसीड्स के लिए क्या गिवन है कि आपके हाथ में कितना पैसा आया। पहले आप ये देखेंगे कि प्रीमियम पे हुआ है, डिस्काउंट पे, अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे कोई कॉस्ट है या नहीं है। तो आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि सिर्फ प्रीमियम पे इशू हुआ है और फर्दर कोई कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो आपने कुछ नहीं करना, जो फेस वैल्यू है, जो अमाउंट है, उसमें सिर्फ आप प्रीमियम जो है उसको ऐड कर दोगे। कितना है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10% इसका निकालोगे तो ₹10 ही आ जाएगा, तो नेट प्रोसीड्स हो जाएगा आपका 110। क्लियर है। अब आप यहाँ पर देखो तो हमको सबकी वैल्यू यहाँ पर मिल गई है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज रख देनी है। क्या वैल्यूज है, जैसे इंटरेस्ट आपका कितना है 10, ठीक है, 1 माइनस 0.35, ठीक है, ब्रैकेट में रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स जो कि ज्यादा है, अपॉन एन कितना है आपका, कितने टाइम बाद, 2017 में इशू किया है और 2022 में रिडीम होना है, मतलब ये कितने टाइम हो गया, 5 साल हो गए, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा आपका पूरा 100 प्लस 110 अपॉन 2, इन दोनों को ही प्लस करके इसका एवरेज ले लेना है, ठीक है। बस इसको आपको कैलकुलेट कर देना है। 1 माइनस 0.35 कितना आएगा, 0.65, 10 इंटू 0.65, ठीक है, और ये प्लस का साइन है, सॉरी यहाँ प्लस का साइन आएगा, मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस का साइन आएगा, मेरी तरह आप लोग मत भूल जाइएगा, ठीक। प्लस यहाँ पर आएगा 100 और में से आप अगर 110 को माइनस करोगे तो माइनस का 10/5 आएगा, ठीक है, और अगर आप इसको और सॉल्व करोगे तो 2 माइनस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ हम सीधे -2 लिख देते हैं, अपॉन अगर आप 100 को 110 में प्लस करोगे तो 210 आ जाएगा और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 105 आ जाएगा, ठीक है, 105। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 10 को 0.65 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.5 आएगा। बस मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये अंदर माइनस का है, तो बेसिक मैथ लगेगी, ये प्लस है ये माइनस हो तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2, और अपॉन हो जाएगा 105। तो अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 6.5 में से 2 माइनस होगा तो आपका 4.5 अपॉन 105 इंटू 100 करेंगे आप, तो आपका निकल आएगा 4.28% आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। इस तरीके से कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स को कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। अब आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो इररिडीमेबल डिबेंचर्स के केस में आप क्या फॉर्मूला है, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स 1 माइनस टी, जब भी डेट का कैलकुलेशन होगा 1 माइनस टी होगा ही होगा, क्योंकि टैक्स डिडक्टेबल है इंटरेस्ट, ठीक है, इंटू 100 अपॉन एनपी। और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है अच्छे से, इंटरेस्ट 1 माइनस टी तो सेम है, तो ऊपर आपको रिडीमेबल वैल्यू में से नेट प्रोसीड्स माइनस करके उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर से, और अपॉन में उन दोनों का ही प्लस करके एवरेज करना। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बहुत ईजी है, ठीक है, वो हम यहीं से समझ लेंगे कैसे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स जो इशू करती है कंपनी, वो उस पर कंपनी को प्रेफरेंशियल बेसिस पर डिविडेंड पे करना होता है, कंपलसरी नहीं होता डिविडेंड पे करना, मगर अगर कंपनी डिविडेंड पे करेगी, प्रॉफिट्स अर्न करेगी, तो प्रेफरेंस किसको देगी, सबसे पहले डिविडेंड किसको पे करेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो भी एक स्पेसिफाइड रेट पर, ठीक है, स्पेसिफाइड रेट पर। तो जैसे डेट के लिए कॉस्ट क्या थी, डेट पर आप क्या पे करते हो, इंटरेस्ट, तो हमने इंटरेस्ट ऊपर लिखा था, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कॉस्ट क्या होती है, इसके ऊपर आपको क्या देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है, वो भी कौन सा, प्रेफरेंशियल डिविडेंड, इसलिए हमने ऊपर क्या लिखा, प्रेफरेंशियल डिविडेंड, ठीक है। इसमें हम 1 माइनस टी नहीं करेंगे क्योंकि डिविडेंड हमको, हमारा टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर हम लोगों को ईबीआईटी, ठीक है, जब आप अमाउंट लिखते हो उसमें से इंटरेस्ट तो माइनस हो जाता है, फिर आपका जो अमाउंट बचता है उस पर टैक्स लगता है, फिर जो अमाउंट आता है, टैक्स तो पहले ही लग गया, फिर आप इसको डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो टैक्स तो पहले ही लग गया, आपको इसमें तो कोई बेनिफिट मिलेगा ही नहीं टैक्स में, इसलिए आप टैक्स माइनस नहीं करते हो, ठीक है। तो इसलिए पीडी जो आप कॉस्ट पे करोगे अपॉन नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स इसमें सेम है, जो आपके हाथ में अमाउंट आया इंटू 100, दैट्स इट, सेम फॉर्मूला है, बस 1 माइनस टी नहीं होगा। क्लियर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में जब आपको टाइम गिवन है
तो उसमें आपको क्या करना है, कॉस्ट क्या होती है, प्रेफरेंशियल डिविडेंड, सेम फॉर्मूला है, प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन एन नंबर ऑफ ईयर्स, और अपॉन में इन दोनों का एवरेज ऐड करके। क्लियर है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आई होप कोई डाउट नहीं होगा, वेरी इजी फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर देखिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है, सबसे पहले इक्विटी क्या होती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स जब शेयर्स इशू करके आप पैसा रेस करते हो, ठीक, कैपिटल रेस करते हो। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो एक तरीके से ओनर्स होते हैं कंपनी के, वो कंपनी के मैनेजमेंट में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इनको डिविडेंड तब दिया जाता है जब कंपनी प्रॉफिट्स अर्न करती है। तो इक्विटी की क्या कॉस्ट आती है, जो इक्विटी शेयर होल्डर शेयर्स इशू करती है उसकी क्या कॉस्ट आती है, या तो डिविडेंड पे करना होता है, अदरवाइज जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एटलीस्ट मिनिमम अपने शेयर्स पर कुछ अर्निंग तो एक्सपेक्ट करते ही करते हैं। ठीक है, किसी भी कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदता है कोई, इक्विटी शेयर्स क्यों खरीदते हैं, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि उसकी जो मार्केट प्राइस है फ्यूचर में वो इंक्रीज होगी, जिससे उनको अर्निंग पर शेयर जो है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के मेन 4 तरीके हैं। ठीक है, पहले हम इन चारों को डिस्कस करेंगे, फिर मैं आगे आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में और बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप डिविडेंड प्राइस अप्रोच, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच और अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। देखिए इसमें क्या है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच में क्या बात हो रही है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच जो बिना ग्रोथ के है ना, डिविडेंड प्राइस और अर्निंग प्राइस अप्रोच, इसमें क्या बात होती है कि ये अज्यूम किया गया है कि जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे शेयर्स आज परचेज किए हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जब शेयर्स जब इशू किए गए हैं, कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, तो अब उन कंपनी को जब अर्निंग होगी तो 1 साल तो दिया जाएगा, परफॉर्म करेगी, उसकी अर्निंग होगी, तो ऑब्वियसली डिविडेंड क्या होगा, एक्सपेक्टेड डिविडेंड होगा कि 1 साल बाद उनको डिविडेंड मिलेगा। तो जो भी आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो होगा, हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ऐसी अजम्पशन है। ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब कांस्टेंट बेसिस पर उतना ही जो डिविडेंड है वो शेयर होल्डर्स जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे। क्लियर? उसी तरीके से अर्निंग पर शेयर, अर्निंग प्राइस अप्रोच, इसमें क्या है, अर्निंग जो है, अर्निंग पर शेयर जो शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कांस्टेंट रहेगी, ये अजम्पशन होती है। ठीक है, तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी इजी, क्या कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्या देना पड़ रहा है, डिविडेंड देना पड़ रहा है, और जो ये D1 रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, आज का डिविडेंड नहीं है, आने वाले टाइम का एक्सपेक्टेड डिविडेंड, अपॉन P0, जीरो क्या है आपका, जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है करंट, करंट प्राइस, क्या, करंट प्राइस, एक्सपेक्टेड डिविडेंड D1, 1 रिप्रेजेंट्स एक्सपेक्टेड डिविडेंड, अपॉन P0। ठीक है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए D0 लिख दे सिर्फ, ठीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो D1 आएगा क्योंकि एक्सपेक्टेड डिविडेंड आएगा, अपॉन P0 इंटू 100। उसी तरीके से अर्निंग प्राइस अप्रोच का फॉर्मूला है सेम, मगर बस इसमें क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर, वो भी कौन सी, 1, मतलब एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर अपॉन प्राइस P0 मतलब करंट प्राइस, ठीक है, इंटू 100। अब जो प्लस ग्रोथ वाला फॉर्मूला है उसमें कुछ नहीं करना है, प्लस ग्रोथ लगा देनी है, मगर ये ग्रोथ रिप्रेजेंट क्या कर रही है, देखिए जब कंपनी रन करती है तो जरूरी नहीं है ना कि एक ही रेट के साथ कंपनी, एक ही कांस्टेंट उसके उतने ही प्रॉफिट्स आएंगे पर ईयर। कंपनी क्या कर रही है, बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करती है, बेटर परफॉर्म करेगी तो उसकी अर्निंग अच्छी होगी, मतलब कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी ग्रो करेगी, ज्यादा प्रॉफिट्स कमाएगी, तो जो शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा या उनकी अर्निंग पर शेयर होगी वो भी कंपनी की ग्रोथ के साथ उनकी भी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो जो कंपनी की ग्रोथ रेट होती है बस उसको साथ में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, आप इसको पूरा एज इट इज कैलकुलेट करोगे, मान लो आपको इसको कैलकुलेट करके 2% आ गया, तो क्वेश्चन में आपको सीधे गिवन होगा कि ग्रोथ रेट कितना है, 3% है, तो आप इसको ऐड करके क्या निकाल दोगे, 5% आप इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? उसी तरीके से अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच क्या होती है कि इसमें आपको अर्निंग प्राइस पर शेयर अपॉन करंट प्राइस इंटू 100, सेम फॉर्मूला है, प्लस आपको क्या कर देना है, ग्रोथ रेट ऐड कर देना है, बस दैट्स इट। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? अब इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा 2 चीजें और होती हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी में जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है आपका रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, वो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक होता है CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए डिटेल में पढ़ते हैं उसको हम।
जो रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच होता है, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप फ्यूचर को इतना अच्छे से फोरकास्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? कि इस जो डिविडेंड वाला मेथड है, अर्निंग पर शेयर वाला मेथड है, उसमें तो आप फ्यूचर फोरकास्ट कर पा रहे हो, तभी तो कह रहे हैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड और एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर। मगर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच कहता है कि आप जब फ्यूचर को अच्छे से फोरकास्ट नहीं कर पाते हो, तो आप अपने पास्ट के ईयर्स को देखते हो और ये देखते हो कि पास्ट में लोगों को कितना रिटर्न मिल रहा था, उस हिसाब से ही आप ये देख लेते हो कि आगे भी आपको कितना रिटर्न मिलेगा। मतलब पास्ट के ईयर्स में कितना डिविडेंड पे कर रहे थे शेयर होल्डर्स को, उसी हिसाब से आने वाले टाइम में उतना ही शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाएगा। पास्ट के ईयर्स में कितनी अर्निंग हो रही थी शेयर होल्डर्स की, आगे के टाइम पर ही उतनी ही अर्निंग होगी शेयर होल्डर्स की, ठीक है? मगर ये अनरियलिस्टिक अजम्पशन पे बेस्ड होता है, लाइक फेस्ड बाय द कंपनी, क्योंकि आगे कोई रिस्क भी फेस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा ही हो जो पास्ट में था वो ही फ्यूचर में हो, ठीक है? मगर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच कहता है कि जब आप फ्यूचर को फोरकास्ट नहीं कर पाते हो, तो आप अपने पास्ट के बेसिस पर ही उसको देख लेते हो कि इतना ही आपको रिटर्न मिलने वाला है। क्लियर है ये चीज़ बिल्कुल? फिर आता है आपका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है, वो रिस्क और रिटर्न ट्रेड ऑफ डिस्क्राइब करता है, रिस्क और रिटर्न ट्रेड ऑफ फॉर सिक्योरिटीज, कि किसी में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा और उसके साथ कितना रिस्क एसोसिएटेड है, ठीक है? सिर्फ रिटर्न पर अगर आप फोकस करोगे तो हो सकता है उसके साथ बहुत ज़्यादा रिस्क एसोसिएटेड हो और आपका पैसा डूब जाए, ठीक है? तो आप क्या देखते हो यहाँ पर, कितना रिटर्न मिलेगा प्लस उसके साथ कितना रिस्क एसोसिएटेड है। जनरली क्या होता है, जितना रिस्क ज़्यादा उतना ही रिटर्न ज़्यादा होने की संभावना होती है और जितना रिटर्न कम है उतना ही रिस्क कम होता है। क्लियर है ये चीज़ बिल्कुल? तो ये एक रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ होता है कि कितना रिटर्न आपको मिल रहा है और कितना रिस्क है उसमें। लीनियर रिलेशनशिप है ये रिस्क और रिटर्न के बीच में। क्लियर है? उसके बाद ये रिस्क जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, अनसिस्टेमेटिक रिस्क और सिस्टेमेटिक रिस्क। ये मैंने एक क्लास में आप लोगों को बताया भी है कि जो अनसिस्टेमेटिक रिस्क है, उसके आगे आप अन नहीं लगाओगे, एक मैंने आपको तरीका भी बताया था याद करने का। इसको आप सीधे बोलोगे कंट्रोलेबल। और सिस्टेमेटिक रिस्क, इसमें अन वन नहीं लगा हुआ है, बस ये कुछ लॉजिक वॉजिक नहीं है, सिर्फ याद करने का तरीका है। इसमें आप लगाओगे अनकंट्रोलेबल। अब इस वर्ड से, इस कीवर्ड से आपको पूरा याद रखना है क्या, अनसिस्टेमेटिक रिस्क जो होते हैं वो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होते हैं, जिनको कंपनी क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, ठीक है? कंपनी इन रिस्क को कंट्रोल कर सकती है, देख सकती है कि कहाँ कमी आ रही है और उस अकॉर्डिंगली उस रिस्क को वो कम कर सकती है, इसलिए बोलते हैं डाइवर्सिफिएबल रिस्क होते हैं। मगर जो सिस्टमेटिक रिस्क होते हैं वो मार्केट स्पेसिफिक रिस्क होते हैं, उनको कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती। मार्केट में जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा, इनसे रिलेटेड जो भी रिस्क होते हैं वो सिस्टमेटिक रिस्क होते हैं और अनकंट्रोलेबल होते हैं, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का जो फॉर्मूला है, किसके अकॉर्डिंग, आपका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा कोफिशियंट इनटू आप क्या करोगे, मार्केट रिस्क, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, इसको कंबाइनली आप क्या कहते हो, मार्केट रिस्क प्रीमियम कहते हो, ठीक है? इस पूरे को एक साथ आप क्या कहते हो, मार्केट रिस्क प्रीमियम। बस यही सिंपल फॉर्मूला है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अगर इसके कोई भी कैलकुलेशन आएगी तो सीधे सबकी वैल्यू गिवन होंगी, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न की, बीटा कोफिशिएंट की, इसकी, मार्केट रिस्क की और क्या कहते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न की, सबकी वैल्यू गिवन होगी। आपको बस इस फॉर्मूले में पुट करना है और सॉल्व कर देना है। क्लियर? हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? मगर फिलहाल फॉर्मूला याद करना है आपको, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा कोफिशिएंट ब्रैकेट में रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है ये चीज़ बिल्कुल? तो ये हो गया आपका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला। और इसी के साथ हमने कंप्लीट किया है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का भी पार्ट, हमने पूरी तरीके से कंप्लीट किया कि कैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करें। ठीक है, इतनी बात। अब लास्ट हमारा आता है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है? लास्ट हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। जो ये आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले हमको ये समझना है कि रिटेन्ड अर्निंग्स होता क्या है,
ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है आप लोगों का? रिटेन्ड अर्निंग क्या है? जब कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है ओवर द ईयर्स, तो कंपनी क्या करती है, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो डिविडेंड की तरह उसको शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, या फिर वो रिटेन कर सकती है एज अ रिटेन अर्निंग्स। ठीक है। अब अगर जब वो अपने ही पैसे को, रिटेन अर्निंग अपने ही पैसे को यूज करती है एज अ कैपिटल, तो क्या उसकी भी कॉस्ट आएगी? अब आप लोग यही पूछोगे, उसकी भी कॉस्ट आएगी? बिल्कुल उसकी भी कॉस्ट आएगी। ठीक है। ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ऐसे करके कुछ स्टेटमेंट्स थे, हम लोग करेंगे अभी, वो क्वेश्चन भी आएगा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि रिटेन अर्निंग्स की कोई कॉस्ट नहीं होती। दिस इज नॉट ट्रुथ। ठीक है, ये सही नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग की भी अपनी कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती। आपको देखेगा कि कॉस्ट जा रही है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती। रिटेन्ड अर्निंग को भी यूज करने की मगर अपनी कॉस्ट होती है। क्या? अगर आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स है, इसका मतलब ये है, अगर कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने ओवर द ईयर्स क्या किया है, अपने ओवर द ईयर्स क्या किया है, उसने अपने पैसे को रिटेन किया है और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। ठीक है। या फिर बहुत कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, तभी तो वो अपनी अर्निंग्स को रिटेन कर पाया है। तो यहाँ पर रिटेन अर्निंग्स की जो कॉस्ट आती है, वो आती है कि जो क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स जो है, जिनको डिविडेंड मिल सकता था, अगर उनको डिविडेंड मिलता, ठीक है, अगर उनको डिविडेंड मिलता, तो वो उसको री इन्वेस्ट कर सकते थे, और अगर उनको डिविडेंड दिया जाता प्रॉपरली, तो आपके मार्केट प्राइस पर शेयर भी इंक्रीज होते। ठीक है। वहां से आपको जो बेनिफिट होता, वो एक, ये इसको आप कहते हो कि ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिविडेंड्स फोरगोन बाय शेयर होल्डर्स। जो डिविडेंड आपने शेयर होल्डर्स को नहीं दिया, उसकी वजह से जो कॉस्ट बियर हुई है, उसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स की, उसे ही हम कॉस्ट कहते हैं। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? ठीक है। आप अगर पूछा जाए कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कितनी होती है, क्या होती है, तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आती है, उसे ही आप कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग बोलते हो। क्यों? क्योंकि जो शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं, डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं ना कि उनको इतना डिविडेंड मिलेगा, मगर अगर आपने वो डिविडेंड नहीं दिया है और उसको रिटेन कर लिया है, तो वो कॉस्ट आपकी क्या आएगी? वही आपकी रिटेन अर्निंग की भी कॉस्ट होगी। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? तो रिटेन अर्निंग की भी कॉस्ट होती है, और अगर पूछा जाए तो क्या क्या कॉस्ट होती है, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है। तो अब हमने सभी की अलग अलग कॉस्ट निकालना सीख लिया है। ठीक है। अब हमने सभी की अलग अलग कॉस्ट निकालना सीख लिया है, मतलब हमारा स्पेसिफिक जो कॉस्ट पोर्शन है, कैलकुलेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर, जिसको आप कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हो। ठीक है, आई एम सो सॉरी, जिसको आप कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हो, और एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हो। ठीक है। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना है आपको। ये जो सब आपको जितनी भी सोर्सेज होते हैं, ठीक है, जितने भी सोर्सेज हैं, जैसे डेट हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, और इक्विटी कैपिटल हो गया। ठीक है। मान लीजिए एक क्वेश्चन दो टाइप से आ सकते हैं। ठीक है। एक आ सकता है आपको कि एक कंपनी में, मान लीजिए एक्स वाई जेड कंपनी है, उसमें 30% डेट है, 40% इक्विटी है, और 30% क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर है। ये मतलब प्रपोर्शन दिया हुआ है कि टोटल कैपिटल में कितना कितना प्रपोर्शन डेट है, कितना प्रपोर्शन इक्विटी है, कितना प्रपोर्शन प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? उसी तरीके से हो सकता है, ये तो सीधे परसेंटेज में दे दिया, जब सीधे परसेंटेज में दे दिया तो आपने कुछ नहीं करना, सीधे वैल्यू रख देनी कि कितना परसेंट डेट है, कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर है, कितना परसेंट इक्विटी है। ठीक है। मगर अगर परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, तो आप, अगर ऐसे दिया हुआ है कि टोटल कैपिटल कितने की है, 1 लाख की टोटल कैपिटल है। ठीक है। इसमें से 70,000 आपका क्या है, 70,000 डेट है, और 30,000 इक्विटी है। ठीक है। टोटल कैपिटल गिवन है आपको, कितना कितना डेट है, कितना कितना इक्विटी है, वो गिवन है आपको, तो आप उसको परसेंटेज में निकाल लोगे कि कितना प्रपोर्शन डेट है और कितना प्रपोर्शन इक्विटी है। कैसे? जो डेट का अमाउंट है उसको ऊपर लिख के अपॉन टोटल कैपिटल इंटू 100, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि 70% डेट है, और उसी तरीके से 30,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, तो आपको पता चल जाएगा 30% इक्विटी है। ये क्लियर है? तो सिंपली आपको कितना प्रपोर्शन है वो अमाउंट रखना है, और उसको उसकी रेलिवेंट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है।
अगर 70% डेट है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे जो भी कॉस्ट ऑफ डेट आई है उससे, प्रेफरेंस शेयर जितना प्रपोर्शन है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर से, और जितना परसेंट इक्विटी कैपिटल है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। क्लियर है ये चीज़ बिल्कुल? तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसमें से भी आपका प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है हमने समझा, और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये हमने समझा। अब हम देखते हैं, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं और इसको यहीं कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक को खत्म करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इट्स इन्वेस्टर्स, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है, बिल्कुल सही बात है, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा तो ये स्टेटमेंट सही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट अ कॉस्ट एज सच, मैंने आपको पहले ही बताया था डेफिनेशन में ये लिखा रहता है, मगर इसके आगे एक और लाइन लिखी रहती है कि इट इज़ ऑल्सो मेयरली अ हर्डल रेट या फिर कट ऑफ रेट, मगर ये स्टेटमेंट भी सही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज हर्डल रेट, ये स्टेटमेंट भी सही है। हर्डल का मतलब होता है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और कंपोजिट कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये स्टेटमेंट गलत दिया है इन चारों में से। कंपोजिट कॉस्ट हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बोलते हैं, इनको तो हम स्पेसिफिक कॉस्ट बोलते हैं। सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, अभी हमने बताया कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड इशूज 50,000 8% डिवेंचर्स, 8% डिवेंचर्स इशू किए हैं ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए के हैं, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10% के प्रीमियम पर इशू किए हैं। द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन आर 2%, 2% की फ्लोटेशन कॉस्ट है। द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू द कंपनी 60%, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डेट, आपको डेट की कॉस्ट निकालनी है। पहले देखो ये रिडीमेबल है या इरिडीमेबल, अगर आप पूरे क्वेश्चन में देखोगे तो कहीं भी टाइम पीरियड गिवन नहीं है, इसका मतलब ये इरिडीमेबल है, ठीक है। इरिडीमेबल डिवेंचर्स है। इरिडीमेबल डिवेंचर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिवेंचर्स का सबसे पहले आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, तो के डी इन केस ऑफ इरिडीमेबल डिवेंचर्स क्या बताया था मैंने, इंटरेस्ट रेट अपॉन नेट प्रोसीड्स ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब फेस वैल्यू क्या है, अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, पूरे को अमाउंट को लेके, जैसे 50,000 डिबेंचर्स हैं 10 रुपए ईच के, तो टोटल कितने हो गए 50,000 इंटू 10, ठीक है। तो ये टोटल इसकी फेस वैल्यू क्या हो गई 5 लाख, ठीक है, कितनी हो गई 5 लाख। तो अब आप 5 लाख पे कितना परसेंट डिबेंचर्स है 8%, मतलब इंटरेस्ट रेट कितना है 8/100, तो ये कितना हो जाएगा आपका इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा आपका 40,000, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरेस्ट। फिर क्या निकालना है आपको, नेट प्रोसीड्स निकालना है। नेट प्रोसीड्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, नेट प्रोसीड्स निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप अमाउंट लिखोगे, अमाउंट कितना है आपका 5 लाख, अमाउंट कितना है आपका 5 लाख। अब इसमें से सबसे पहले आप डिस्काउंट पर है तो माइनस करोगे, प्रीमियम पर है तो प्लस करोगे, ऐसा मैंने आपको क्यों कहा था, इस क्वेश्चन से अब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है कि इशू किस पर हुए हैं, 10% के प्रीमियम पर इशू हुए हैं। अब 5 लाख का अगर आप प्रीमियम 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 50,000, ठीक है। तो अब आप इसको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5,50,000, मगर अब आप ध्यान से देखो कि कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन भी दी हुई है 2%, तो 2% किसका होगा, ये 2% किसका होगा 5 लाख का या 5,50,000 का, 5,50,000 का, ठीक है, ये याद रखना है। अगर इसकी जगह अमाउंट दिया होता कि 20,000 50,000 तो आप सिंपली इसमें से सीधा माइनस कर देते, मगर जब 2% परसेंटेज के फॉर्म में दिया है तो आप पहले डिस्काउंट या प्रीमियम जो भी है उसको कैलकुलेट करके फिर आप उसको फर्दर परसेंटेज लगाओगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट इसी अमाउंट पे लगाओगे, क्लियर है। मगर इसमें हमको प्रीमियम दिया हुआ था तो हमने इसको कैलकुलेट किया। अब 5,50,000 का 2% आप निकालोगे और फिर इसको आप 5,50,000 में से माइनस करोगे, तो 5,50,000 का आपका 2% कितना आ जाएगा 11,000। अब इस 11,000 को आप 5,50,000 में से माइनस कर दोगे क्योंकि आपकी ये क्या निकल के आ गई, फ्लोटेशन कॉस्ट निकल के आ गई, आपकी ये क्या निकल के आ गई, फ्लोटेशन कॉस्ट निकल के आ गई। जब आप 5,50,000 में से 11,000 को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 539,000, ठीक है, क्या आ जाएगा
539,000, ठीक है, ये आपका निकल के आएगा फाइनली नेट प्रोसीड्स। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेट प्रोसीड्स कैसे निकालते हैं। टैक्स रेट आपको दिया हुआ है 0.60। अब आपको कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज को रख देना है। इंटरेस्ट की जगह आपका क्या आएगा, इंटरेस्ट कितना है आपका 40,000। नेट प्रोसीड्स कितना आ गया आपका 539,000, ब्रैकेट में 1 माइनस 0.60, ठीक है, इंटू 100। अब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 2.96%। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है, अब सिंपली आपको सॉल्व करना है। 40,000 को डिवाइड करना है आपको 5 लिखा है 539,000 से, और मल्टीप्लाई करना है आपका 1 माइनस 0.60 से, मतलब 1 में से 0.60 माइनस करोगे तो 0.40 बचेगा। ठीक है, तो उससे मल्टीप्लाई करना है, फिर फाइनली जो अमाउंट आएगा उसको 100 से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.96% इसका आंसर आ जाएगा। आई होप अब आपको क्लियर होगा। इसमें मेन आपको ये बताना था कि किस तरीके से नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ फर्म। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ फर्म के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। PYQ है ये। ठीक है, इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने प्रेफरेंस शेयर की भी कॉस्ट निकालना सीखा है, ये स्टेटमेंट तो सही है। इट इज अराइव्ड एट आफ्टर एडजस्टिंग टैक्स सेविंग ऑन बोरोड कैपिटल। ये भी बिल्कुल सही है। जब आप बोरोड कैपिटल मतलब डेट पर जब आप कैलकुलेट करते हो तो टैक्स जो होता है उसको एडजस्ट करते हो, 1 माइनस टी करते हो ना, उसे ही कहते हैं हम टैक्स एडजस्ट करना। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इट डज नॉट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। इट डज इंक्लूड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, क्योंकि हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। यही स्टेटमेंट गलत है और यही इसका सही आंसर है। ठीक है, ये लास्ट भी इसका स्टेटमेंट सही है। इट इज द एवरेज ऑफ ऑल सोर्स ऑफ फाइनेंस इंक्लूडिंग ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, जो हम पढ़ते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ XYZ लिमिटेड कंप्राइजेस 70% इक्विटी है एंड 30% डेट है। ठीक है, 70% इक्विटी है, 30% डेट है। क्लियर? द डेट इज इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स हैविंग अ कूपन ऑफ 10%, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी हुई है आपको 16%, टैक्स रेट दिया हुआ है 30%। आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। सबसे पहले आप फॉर्मूला रिमाइंड करोगे। फॉर्मूला क्या होता है, कितना प्रपोर्शन है। जैसे इसमें सिर्फ डेट और इक्विटी दिया हुआ है, अगर प्रेफरेंस शेयर भी दिया होता तो हम उसको भी इंक्लूड करते हैं। अगर सिर्फ डेट और इक्विटी है तो हम क्या करेंगे, कितना प्रपोर्शन डेट है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे। आप प्लीज हैंडराइटिंग के साथ बियर करिए, थोड़ी सी खराब है मुझे पता है। कितना परसेंट डेट है इनटू किससे, कॉस्ट ऑफ डेट से। फिर आप प्लस करोगे कितना परसेंट इक्विटी है इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। क्लियर है? अगर इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर भी दिया होता तो हम देखते कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर है, उसको मल्टीप्लाई करते कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर से, और उन सबको आपस में हम ऐड कर देते। क्लियर? अब आप यहाँ पर देखो कितना परसेंट डेट दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं हम। चलो यहाँ लिख लेते हैं हम डेट, यहाँ लिख लेते हैं हम इक्विटी, यहाँ लिख लेते हैं हम प्रपोर्शन। कितना प्रपोर्शन दिया हुआ है, डेट का कितना प्रपोर्शन दिया हुआ है, 70% इक्विटी एंड 30% डेट। 30% डेट गिवन है, इक्विटी का कितना परसेंट गिवन है, 70%। ठीक है, अब हमें कॉस्ट गिवन है। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है आपकी 16%, और अगर आप कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स देखो तो बोल रहा है कि 10% है, और आपको टैक्स रेट भी दिया हुआ है। अब अगर आपको पता हो कि जब डेट हम कैलकुलेट करते हैं तो टैक्स तो माइनस होता है, टैक्स तो माइनस होता है, और इस केस में माइनस नहीं किया हुआ है। टैक्स रेट आपको गिवन है, आपको टैक्स रेट पहले माइनस करना होगा, तब आपकी असल कॉस्ट ऑफ डेट निकल के आएगी। तो आप क्या करोगे, ये जो आपका 10% है, 10% है, इसका कितनी कॉस्ट है, टैक्स रेट कितना है, द टैक्स रेट अप्लीकेबल टू द कंपनी इज 30%। तो आप क्या करोगे, 30 डिवाइड बाय 100, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 रुपए की क्या आ जाएगी आपका टैक्स। तो आप पहले इसको माइनस करोगे, 10 में से 3 गए 7। अब 7 आपकी असल कॉस्ट है, 7 आप इधर लिखोगे। फिर आपका जो मल्टीप्लाई करना है, आपको प्रपोर्शन के साथ कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो डेट कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 0, और आपको इक्विटी के साथ आपको क्या करना है, इक्विटी जो परसेंटेज ऑफ इक्विटी है आपको उसको डिवाइड करना है, आपको किससे, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, कि कितना आपका प्रपोर्शन, सॉरी
कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ठीक है, जितना प्रपोर्शन इक्विटी है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है कितना कॉस्ट है इक्विटी की, क्लियर है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 1120, ठीक है, कितना आ जाएगा 1120। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अब एंड में क्या करना होता है, सबको एड ऑन कर देंगे, आप सबको प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1330, 1330। अब ये परसेंटेज में है पूरा तो डिवाइड बाय 100, ये आपका कट गया और एक पॉइंट लग गया जीरो से, तो 13.3 देख लेते हैं, ये रहा आपका आंसर 13.3% ए इज द करेक्ट आंसर। PYQ पूछा गया है आपसे ये सवाल, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ company issues 5,000 12% debentures of rupees 100 each at a discount of 5%. The cost of flotation amount is rupees 25,000. Debentures are redeemable after 5 years. Calculate the cost of debt assuring a tax rate of 50%. अब मैं आपको सिर्फ वैल्यूज बता दूंगी, सॉल्व आप खुद करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब आपने यहाँ पर देखा है कि आपको टाइम पीरियड गिवन है, डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद रिडीम हो रहे हैं, मतलब ये कौन सा केस है, रिडीमेबल डिबेंचर्स का केस है। अब रिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, अगर जब जितनी बार आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको फॉर्मूला याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है आपका, इंटरेस्ट 1 माइनस टी, ये तो कन्फर्म है, ठीक है, प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन 2, इसका एवरेज ले। अब आपको सबकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट देखना है, इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। अब 5,000 डिबेंचर्स हैं कितने के, 100 रुपीज ईच के, तो अब ये टोटल मतलब इसका क्या अमाउंट हो गया, 5,000 इंटू 100, ये क्या हो गया आपका 5 लाख, कितना हो गया 5 लाख। और इस पे आप, ये आपकी फेस वैल्यू है, इसी पे इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट कितना लगेगा 12%, इंटरेस्ट कितना लगेगा 12%, 12% जब इंटरेस्ट लगेगा तो इसका अमाउंट क्या आ जाएगा इंटरेस्ट का, 60,000 आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। अब आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, टैक्स रेट आपको गिवन है 550.50, ठीक है। आपको चाहिए रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू के बारे में यहाँ पर द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल कुछ नहीं दिया हुआ कि डिस्काउंट पे प्रीमियम पे, हम मानेंगे पार पर ही हुआ है, मतलब 5 लाख ही है, ठीक है, रिडीमेबल वैल्यू कितनी है 5 लाख ही है। अब आपको लास्ट निकालना है नेट प्रोसीड्स, ठीक है, क्या निकालना है, नेट प्रोसीड्स। तो नेट प्रोसीड्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, अब आपका देख लेते हैं। डिबेंचर्स इशू हुए हैं डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट क्या होगा, सबसे पहले माइनस होगा, और फिर आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट है 25,000, ये परसेंटेज में नहीं दी हुई है, कॉस्ट में दी हुई है, तो आप इसको एज इट इज माइनस कर दोगे, ठीक है। तो अब आपने देखना है क्या, अमाउंट कितना है 5 लाख, ये किस पे इशू हुआ है 5% के डिस्काउंट पर, तो इसमें से 5% इसका माइनस हो जाएगा, इसका 5% कितना होगा 25,000, ठीक है, 5% इसका कितना होगा 25,000, ठीक है, 25,000 माइनस होगा, और फ्लोटेशन कॉस्ट आपको गिवन है 25,000, वो भी आपका इसमें से माइनस होगा, तो आपकी नेट प्रोसीड्स कितनी आ जाएंगी 4,50,000, ठीक है, 4,50,000। अब आपको सारी वैल्यूज पता चल गई हैं, अब आपको सिंपली ये सभी वैल्यूज को किस में रखना है, फॉर्मूले में रखना है। नेट प्रोसीड्स कितना आ गया आपका 4,50,000, ठीक है, क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन सभी वैल्यूज को आपको फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। इंटरेस्ट है आपका 60,000, 1 माइनस 0.50, ब्रैकेट में रिडीमेबल वैल्यू है 5 लाख माइनस 4,50,000 नेट प्रोसीड्स है, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 5 ईयर्स, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा आपका 5 लाख प्लस 4,50,000 अपॉन 2। आप इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आपका इसमें से जो सही आंसर है वो है 8.42%, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब सिर्फ सॉल्व करना और कुछ नहीं करना है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग कैपिटल यूजिंग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल आपको यूज करना है, अज्यूमिंग मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 15%, रिस्क फ्री, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न मतलब RM आपको गिवन है कितना 15%, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मतलब RF आपको गिवन है 11%, एंड बीटा कोफिशिएंट आपको गिवन है 1.25, ठीक है, 1.25 आपको ये गिवन है। अब आपको क्या करना है,
इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटीज के उस फॉर्मूले से निकालने का, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा कोफिशिएंट, ब्रैकेट में आपका आ जाएगा यहाँ पे मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, कितना माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर सिंपली वैल्यू रख दोगे, आर एफ कितना है 11% प्लस बीटा कोफिशिएंट कितना है 1.25, ब्रैकेट में आपने क्या रखना है 15% माइनस आर एफ कितना है 11, ठीक है, परसेंट बता दीजिए कि सब कुछ परसेंटेज में ही है, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो सॉरी 11 प्लस 1.25 और 15 में से 11 जाएगा आपका बचेगा 4, ठीक है, 15 में से 11 जाएगा आपका बचेगा 4। अब 11 प्लस जब आप 1.25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5, कितना आ जाएगा 5, और जब आप 11 को 5 से प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 16%, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर 16%, ठीक है। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। ये हमारा पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है यहाँ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और प्रोसीड करते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लियर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ में आ गया। आई होप कि अब आपको अच्छे से कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। अब है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि फाइनेंसिंग डिसीजन में हम इन दोनों चीज़ों को पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर को। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने ये देखा कि कैसे अलग अलग सोर्सेज से हमारी अलग अलग कॉस्ट आएगी। जब हमको इस चीज़ की नॉलेज होगी कि डेट से कितनी कॉस्ट आ रही है, इक्विटी से कितनी कॉस्ट आ रही है, तभी हम आगे ये देख पाएंगे कि हमें किस सोर्स से पैसा रेज करना है और कितने प्रपोर्शन में रेज करना है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा एक वो स्ट्रक्चर है जो बताता है कितने प्रपोर्शन में आपको डेट से पैसा लेना है और इक्विटी से पैसा लेना है, ठीक है, ये चीज बिल्कुल। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में हम सिर्फ यही मान के चलते हैं कि हमारे पास दो ही सोर्स हैं, डेट और इक्विटी, ठीक है। और इसका जो सही प्रपोर्शन है, कहते हैं ना आइडल प्रपोर्शन जो होना चाहिए, वो होता है 2:1, ठीक है। मगर कैपिटल स्ट्रक्चर में जो आप यहाँ पे बात करोगे वो ये देखोगे कि कितना प्रपोर्शन डेट का होना चाहिए, कितना प्रपोर्शन इक्विटी का होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर हमको एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है जिससे हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म तो इंक्रीज हो, ज्यादा से ज्यादा हो, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी कम से कम आए, ठीक है। कैपिटल रेज करने की जो कॉस्ट है हमारी वो कम से कम आए और फर्म की जो वैल्यू है वो साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो। क्लियर है ये चीज बिल्कुल, ठीक है। तो ये होता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर का मेन एम क्या है, हमें ये पता चल गया कि वैल्यू ऑफ द फर्म को इंक्रीज करना और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम आना, ठीक है। जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो पार्ट है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज में हम उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। टोटल हमारे पास 4 थ्योरीज है जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो है आपकी रेलिवेंट थ्योरीज और इरेलीवेंट थ्योरी। क्लियर है, रेलिवेंट थ्योरी आपकी कहती है, रेलिवेंट थ्योरीज वो थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है, कितना डेट लेना है, कितना इक्विटी लेना है, जो भी आप ये डिसाइड करते हो, उससे यस वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो इफेक्ट होती है। रेलिवेंट थ्योरीज कहती हैं कि यस कैपिटल स्ट्रक्चर जो डिसीजंस हैं वो वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट करते हैं। वहीं इरेलीवेंट थ्योरीज जो हैं वो ये कहती हैं कि ये वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट नहीं करती। क्लियर है ये चीज बिल्कुल, ठीक है। अब ये दोनों ही थ्योरी कहती हैं कि हाँ कैपिटल स्ट्रक्चर जो भी डिसीजन होने वाला है वो वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट करेगा, और ये दोनों थ्योरी कहती हैं कि नहीं वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट नहीं करेगा। हालांकि एमएम अप्रोच ने कुछ सालों बाद अपनी दूसरी प्रपोजिशन दी थी जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा था कि हाँ ये वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो एमएम अप्रोच अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि एमएम अप्रोच आपकी रेलिवेंट थ्योरी है इररेलेवेंट थ्योरी है, तो आप जवाब लगाएंगे इररेलेवेंट थ्योरी अनटिल और अनलेस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि एमएम अप्रोच इस प्रपोजिशन के अकॉर्डिंग या फिर कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, तब आप उसको लगाएंगे कि रेलिवेंट है, ठीक है। अदरवाइज हम किस में पढ़ते हैं इसको, इररेलेवेंट थ्योरी में ही पढ़ते हैं। क्लियर है, मगर हाँ उसने बाद में एक प्रपोजिशन दे दी थी जो ये बोलती है कि हाँ कैपिटल स्ट्रक्चर जो डिसीजन है वो वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब हम रेलिवेंट थ्योरीज में कौन कौन सी दो थ्योरी आती हैं आपको याद रखना है, NT नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, और इररेलेवेंट थ्योरी में आपकी NOI अप्रोच नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और MM अप्रोच आती है। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। अब इन चारों ही थ्योरी को हम डिटेल में एक एक करके समझेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले है हमारा नेट इनकम अप्रोच, ठीक है। सबसे पहले है हमारा नेट इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, ठीक है। नेट इनकम अप्रोच किसने दिया है? डेविड दुरान ने दिया है, ठीक है। और इसमें डेविड दुरान आसान भाषा में सिर्फ यही चीज कहते हैं कि आप जितना ज्यादा फर्म में डेट यूज करोगे उतनी ही आपकी ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। जितना ज्यादा आप फर्म में डेट इन्फ्यूज करोगे उतनी ही आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है कॉस्ट जो है वो कम होगी। क्या पता चला कि डेविड दुरान कहते हैं कि जितना ज्यादा आप फर्म में डेट इन्फ्यूज करोगे, बाहर से बोरो करके कैपिटल रेज करोगे, उतनी ही आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगी। इसमें इनका मानना ये होता है, अजम्पशन भी इनकी सबसे बड़ी यही है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कम होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। और इसका दूसरा मेन अजम्पशन ये है कि आप कितना भी डेट कंपनी में, फर्म में इन्फ्यूज कर लें, इससे जो इन्वेस्टर्स हैं, आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, उनका परसेप्शन फर्म के लिए चेंज नहीं होता है, ठीक है। वो कांस्टेंट रहेगा। ये एक अजम्पशन है, ये माना है डेविड डुरान ने, ठीक है। ये थ्योरी देने से पहले उन्होंने ये बात मानी है। एक और भी अजम्पशन है मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो दो अजम्पशन है कि कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होती है, ये तो हमें पता ही है कि कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होती है। प्लस डेट जो है, डेट का आप जो पोर्शन चेंज करते हैं, कितना भी डेट आप फॉर्म में इन्फ्यूज कर दें, मगर उससे इन्वेस्टर्स का जो रिस्क परसेप्शन है वो चेंज नहीं होता है। ये अजम्पशन है। मगर रियलिटी में क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली रिस्क उनका बढ़ेगा क्योंकि जितना ज़्यादा डेट इन्फ्यूज होगा मतलब उतनी एक्सटर्नल बोरोइंग हो रही है, तो रिस्क इंक्रीज होगा। मगर यहाँ पर ये अजम्पशन मानी जाती है कि रिस्क परसेप्शन इन्वेस्टर्स का चेंज नहीं होता, इसलिए आप जितना ज़्यादा डेट कंपनी में इन्फ्यूज करेंगे उतनी ही ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी और वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी। यही डेविड दुरान की थ्योरी कहती है, जो कि है नेट इनकम अप्रोच, जो अल्टीमेटली कहती है कि यस, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस जो हैं वो वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट करते हैं। क्लियर? और कैसे अफेक्ट करते हैं? जितना ज्यादा डेट उतनी ही ज्यादा वैल्यू ऑफ द फर्म और उतनी ही कम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर है? नेट इनकम अप्रोच पर हम लोग क्लियर है बिल्कुल। फिर आती है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है? ट्रेडिशनल अप्रोच भी हमारी क्या है? रेलिवेंट थ्योरी है, ठीक है, रेलिवेंट अप्रोच है। और ट्रेडिशनल अप्रोच भी हमारी क्या कहती है कि एक सही मिक्स होता है डेट और इक्विटी का। सही मिक्स है डेट और इक्विटी का होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप शुरुआत में डेट इन्फ्यूज कर रहे हो किसी भी फर्म में, तो हाँ, एक पॉइंट तक तो आपकी ये वैल्यू ऑफ द फर्म हम मान के चल रहे हैं, ये वैल्यू ऑफ द फर्म का चार्ट है, कि वैल्यू ऑफ द फर्म एक पॉइंट तक तो आपकी इंक्रीज करेगी। मगर आप जरूरत से ज्यादा अगर डेट इन्फ्यूज करते चले जाओगे फर्म में, तो एक पॉइंट के बाद जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो कम होने लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि जितनी ज्यादा आप डेट इन्फ्यूज करोगे उतनी ही एक्सटर्नल बोरोइंग्स हो रही हैं। और ट्रेडिशनल अप्रोच की सबसे बड़ी जो अजम्पशन है वो यही है कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स क्या हो जाते हैं? रैशनल हो जाते हैं, ठीक है। पिछली वाली अप्रोच की तरह बुद्धू नहीं है इन्वेस्टर्स, यहाँ पर इन्वेस्टर्स क्या हो गए हैं? रैशनल हो गए हैं। अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स क्या देखने लग रहे हैं कि डेट इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो इनके लिए तो रिस्क इंक्रीज हो रहा है, इनके लिए रिस्क इंक्रीज हो रहा है। और अगर इनके लिए रिस्क इंक्रीज होता है तो इनकी एक्सपेक्टेशन इंक्रीज होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से मतलब अगर आप डेट ज़्यादा इंक्रीज करोगे तो एक टाइम के बाद क्या होगा? वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज होने लगेगी। एक सही अमाउंट तक, सही प्रपोर्शन तक तो वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज करेगी, मगर एक लिमिट से ज़्यादा अगर डेट इन्फ्यूज किया जाएगा, जहाँ जिसको आप डेट ट्रिपिंग पॉइंट भी कहते हो, कि इसके बाद वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो कम होने लगेगी। डेट ट्रिपिंग पॉइंट, ठीक है। कि इसके बाद क्या होने लगेगा? आपकी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो क्या होने लगेगी? वैल्यू ऑफ द फर्म आपकी क्या होने लगेगी? आपकी डिक्रीज होने लगेगी। तो ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि यस, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म, बट क्या कि डेट का और इक्विटी का सही प्रपोर्शन होना चाहिए। अगर आप डेट को जरूरत से ज्यादा इन्फ्यूज कर दोगे तो आपकी क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ द फर्म एक लिमिट तक तो इंक्रीज करेगी, मगर उसके बाद क्या होगा? आपकी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो अल्टीमेटली डिक्रीज करने लगेगी। क्लियर है ये चीज? सबसे बड़ी अजम्पशन इसकी क्या है कि इन्वेस्टर्स यहाँ पे रैशनल हो जाते हैं।
इनको दिखने लगता है कि हाँ रिस्क अराइज हो रहा है, बैंक्रप्सी का रिस्क अराइज हो रहा है, इनको यहाँ समझ में आने लगता है, जिसकी वजह से एक लिमिट से ज़्यादा डेट अगर इंक्रीज होता है तो वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है ये चीज़ बिल्कुल। तो यहाँ हमने क्या पढ़ लिया, रेलिवेंट थ्योरीज को हमने अपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब आती है हमारी इररेलेवेंट थ्योरीज। इररेलेवेंट थ्योरीज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जिसको अगेन किसने दिया है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को, NOI अप्रोच किसने दिया है, डेविड दुरान ने ही दिया है। इन्होंने एक रेलिवेंट दी है, एक इररेलेवेंट दी, ठीक है, डेविड दुरान ने ही दिया है। इन्होंने क्या कहा है NOI अप्रोच में, सबसे पहले इररेलेवेंट है, मतलब डज नॉट अफेक्ट वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है, वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट नहीं करती। क्यों, ऐसा क्यों है? डेविड दुरान का कहना है कि एनओआई अप्रोच के अकॉर्डिंग, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डिसीजन है वो वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि जितना आप डेट इन्फ्यूज करने से बेनिफिट उठाते हो, ठीक है, डेट इन्फ्यूज किया, आपकी कॉस्ट कमाई, वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हुई, ठीक है, मगर जो बेनिफिट आप डेट को इंट्रोड्यूस करने से एक फर्म उठाती है, वो सारा का सारा बेनिफिट, जो भी आपने बेनिफिट यहाँ पर उठाया, वो सारा का सारा बेनिफिट क्या हो जाता है, नेगेट हो जाता है। किससे नेगेट हो जाता है? किससे? जितना आप डेट इन्फ्यूज करते हो उतना ही रिस्क आता है साथ में, ठीक है, डेट मतलब एक्सटर्नल बोरोइंग, जितनी एक्सटर्नल बोरोइंग होती है उसके साथ उतना ही रिस्क फर्म में आता है, ठीक है, और जितना रिस्क उसके साथ आता है उस हिसाब से इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन भी इंक्रीज होती है। क्या होती है? इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन भी अपनी उस हिसाब से इंक्रीज होती है। तो उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करने में जो भी बेनिफिट डेट से हुआ है, कॉस्ट कम करने से हुआ है, वो सारा का सारा यहाँ से नेगेट हो जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो बेनिफिट हुआ वो यहीं के यहीं नेगेट हो गया, तो फाइनली वैल्यू ऑफ द फर्म पे तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, ठीक है। तो इनका कहना ये है कि जितना आप डेट इन्फ्यूज करने से बेनिफिट उठाते हो उतना ही उसके साथ डेट के साथ रिस्क आता है। रिस्क इसका बैंक्रप्सी का रिस्क, ज़्यादा अगर डेट एक्सटर्नल बोरोइंग होगी तो बैंक्रप्सी का रिस्क आ सकता है, इंसॉल्वेंसी का रिस्क आ सकता है, तो जिसकी वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, क्योंकि उनको दिख रहा होता है कि क्या पता आगे कंपनी रह भी, सर्वाइव कर भी पाए या ना कर पाए, ठीक है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन इंक्रीज होती है। तो जो भी बेनिफिट उनका यहाँ से होता है वो सारा नेगेट इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने में नेगेट हो जाता है। इसे हम कहते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जिससे अल्टीमेटली ये निकलता है कि इट विल नॉट अफेक्ट वैल्यू ऑफ द फर्म। क्लियर? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्लियर है। अब आते हैं हम अपनी सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच MM अप्रोच पर, ठीक है, MM अप्रोच पर। तो MM अप्रोच कहती है कि ये वैल्यू ऑफ द फर्म को कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, इस MM अप्रोच की सबसे बड़ी असम्पशन ये है कि ये एक परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, बोलता है परफेक्ट कैपिटल मार्केट है। परफेक्ट कैपिटल मार्केट का मतलब ये है कि सबको, रियलिस्टिक नहीं है ये असम्पशन बिल्कुल भी, मगर इसकी असम्पशन सबसे बड़ी क्या है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, मतलब सबको बहुत ही सेम इन्फॉर्मेशन, मतलब सेम इन्फॉर्मेशन सबको अवेलेबल है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इक्वली सबको इन्फॉर्मेशन सबके पास है, ठीक है, ऐसे कहते हैं परफेक्ट कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो MM अप्रोच में क्या होती है कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर जो डिसीजंस है वो वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि परफेक्ट कैपिटल मार्केट होता है, सबको इन्फॉर्मेशन जो है वो बराबर तरीके से पता है, ठीक है, मौजूद है, सबको सारी बातें, सारी चीजें ओपनली पता है, ठीक है। अब इन्होंने इसमें दो प्रपोजिशन दी थी, प्रपोजिशन 1, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि टैक्सेस, जिसमें उन्होंने जिसमें उन्होंने टैक्सेस को इग्नोर किया है, जिसमें उन्होंने टैक्सेस को इग्नोर किया है, ठीक है, जब टैक्सेस को इग्नोर किया गया है, तो जब टैक्सेस को इग्नोर किया गया है तो ये तरीके से इन्होंने यही बोला गया है कि वैल्यू ऑफ द फर्म को, कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन हो वो वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट नहीं करेगा, और इसका जो रीजन है उन्होंने आर्बिट्रेज प्रोसेस में बताया कि आर्बिट्रेज प्रोसेस में इसका रीजन लाई करता है, ठीक है। क्या बोला कि प्रपोजिशन 1 के अकॉर्डिंग, जिसमें टैक्सेस को इग्नोर किया गया है, कहा गया कि वो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस जो है वो पूरी तरीके से इररेलेवेंट है किसी भी फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए, ठीक है। और ये जो रीजन है इसका लाई करता है आर्बिट्रेज प्रोसेस में। आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या है? कोई दो आइडेंटिकल फर्म्स ले लीजिए, ठीक है, एक वो फर्म
मतलब एक जैसी फर्म है, मगर एक फर्म में मान लीजिए XYZ लिमिटेड है, उसने डेट इन्फ्यूज किया है, डेट इंट्रोड्यूस किया है अपने कैपिटल में, और ABC फर्म है जिसने डेट इंट्रोड्यूस नहीं किया है। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, मान लो डेट इंट्रोड्यूस किया है तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म मान लो इसकी ज्यादा है। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फर्म ज्यादा है, और इस केस में वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो कम है। ठीक है, तो जो जिसमें वैल्यू ऑफ द फर्म ज्यादा है, ठीक है, वैल्यू ऑफ द फर्म ज्यादा है मतलब इसके जो शेयर्स है, सिक्योरिटीज है, उसकी प्राइस भी क्या है, ज्यादा है। तो जब प्राइसेस ज्यादा होती हैं तो क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। तो इसके जो क्या कहते हैं शेयर्स होंगे, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। और वहीं जब प्राइसेस कम होती हैं, जब प्राइसेस कम होती हैं तो क्या कर दिया जाएगा, उन सिक्योरिटीज को खरीदा जाएगा, उन सिक्योरिटीज को क्या किया जाएगा, खरीदा जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि दोनों का ही जो क्या कहते हैं, दोनों ही एक तरीके से आपका जो सॉरी दोनों की ही कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो है वो वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों ही सेम रिटर्न अर्न कर रहे हैं, दोनों ही सेम रिटर्न अर्न कर रहे हैं। इस केस में जब वैल्यू ऑफ द फर्म ज्यादा हुई तो मार्केट प्राइस पर शेयर इंक्रीज हो गया, तो इस केस में क्या हो गई, इनकी सिक्योरिटीज सेल आउट हो गई। और जिस केस में वैल्यू ऑफ द फर्म कम है, इनकी सिक्योरिटीज को खरीदना शुरू हो गया। तो रिटर्न जो है दोनों का ही इक्विलिब्रियम पर आके कि दोनों का ही रिटर्न जो है सेम हो गया। इसे कहते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस। ठीक है, कि जिसकी सिक्योरिटीज की वैल्यू ज्यादा है उसको सेल कर दिया जाएगा अंटिल इट जब तक वो इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंचेगा। और जिसकी सिक्योरिटीज की वैल्यू कम है, क्या लॉ ऑफ डिमांड में ये होता है ना, प्राइसेस कम हो जाएंगे तो उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो जिस सिक्योरिटीज की वैल्यू कम है उसको बाय करना शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज बिल्कुल। तो ये से कहते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस, जो आपस में सेट ऑफ हो जाता है, इनका सेम रिटर्न रहता है, इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर जो डिसीजन है वो वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट नहीं करता, अकॉर्डिंग टू MM अप्रोच फर्स्ट प्रपोजिशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रपोजिशन जो है कि उनको कुछ सालों बाद रियलाइज हुआ कि हाँ, उन्होंने टैक्सेस को कंसिडर किया। ठीक है, इसमें टैक्सेस को क्या किया, कंसिडर किया। और जब टैक्सेस को इन्होंने कंसिडर कर लिया तो इनको पता, जब इन्होंने बोल दिया, हाँ एक्सेप्ट किया कि हाँ, जब टैक्सेस कंसिडर होते हैं तो ऑब्वियसली डेट, कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो कम होती है, क्योंकि इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है। तो कॉस्ट ऑफ डेट कम होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, और अगर आप जो कॉस्ट ऑफ डेट इन्फ्यूज करोगे तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आएगी और वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो इंक्रीज होगी। तो अल्टीमेटली जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस हैं वो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट करेंगे। क्लियर है ये चीज बिल्कुल, ये कहती है आपकी MM अप्रोच। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको ये चारों ही थ्योरीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। ठीक है, ये है हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की चारों थ्योरीज जो हमको समझनी थी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। इन चारों ही थ्योरीज को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब एक थ्योरी आती है, इसी में हमारी पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसको सबसे पहली बार डोनाल्डसन ने 1961 में इंट्रोड्यूस किया था और उसको मॉडिफाई किया है मायर्स ने 1984 में। ठीक है, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी जो है, देखो सबसे पहले याद रखना है कि पैकिंग ऑर्डर थ्योरी जो अराइज होती है, ये जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देती है, ये एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस किसकी, कि जब आप पैसा कैपिटल रेस करोगे तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप कहाँ से पैसा लोगे, उसके बाद आप कहाँ से पैसा रेस करोगे, और लास्ट में आप पैसा कहाँ से रेस करोगे। तो सबसे पहली प्रेफरेंस किसको देनी है, रिटेन अर्निंग्स को। आपके पास अपना जो पैसा है सबसे पहले आप वहां से अपना पैसा लो। ठीक है, उसको अपनी कैपिटल के लिए यूज करो। उसके बाद अगर आपके पास वो पैसा इनफ नहीं है तो आप डेट, डिवेंचर्स बोरो करो, मतलब बाहर से एक्सटर्नल बोरोइंग्स करो, डिवेंचर्स इशू करो। और थर्ड प्रेफरेंस आप दो आप किसको, इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स को। क्लियर है, आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकंड प्रेफरेंस क्या है और थर्ड प्रेफरेंस क्या है। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। तो फर्स्ट प्रेफरेंस रिटेन अर्निंग, सेकंड प्रेफरेंस डेट और थर्ड प्रेफरेंस इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स। क्लियर। ये जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है वो क्यों होता है, क्योंकि क्योंकि बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बिटवीन द मार्केट एंड द फर्म। क्यों, क्योंकि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है मार्केट में और फर्म में। मतलब फर्म है, मैनेजर्स काम कर रहे हैं, उनको जो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और मार्केट में एक्चुअली क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मतलब वो ऊपर नीचे होती ही है, असिमेट्रिक होती है, उनके पास एग्जैक्टली वही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो
एक रिस्क उसके साथ इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से उससे बचने के लिए एक सेफ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहला प्रेफरेंस रिटेन्ड अर्निंग्स को दिया जाता है, सेकंड प्रेफरेंस डेट को दिया जाता है और थर्ड प्रेफरेंस इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स को दिया जाता है। ये होती है आपकी पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट है आपका दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान है ये। एक होता है इंडिफरेंस पॉइंट, एक है आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। इनडिफरेंस पॉइंट आपका कहता है इनडिफरेंस का मतलब ही यही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको क्या कहते हैं, कोई आपके पास एक से ज्यादा प्लान है, ठीक है, आपको चूज करना है कि कितना प्रपोर्शन डेट होना चाहिए, कितना प्रपोर्शन इक्विटी होना चाहिए, कितना प्रपोर्शन दो अलग अलग आपके पास, दो से ज्यादा आपके पास प्लान है, ठीक है। तो इनडिफरेंस पॉइंट एक वो लेवल है ईबीआईटी का। ईबीआईटी क्या है आपका? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है। आपका इनडिफरेंस पॉइंट वो लेवल है ईबीआईटी का कि जिसमें आपका अर्निंग पर शेयर जो है वो सेम है, ठीक है। भले ही आप प्लान ए चूज करो, भले ही आप प्लान बी चूज करो, भले ही आप प्लान सी चूज करो, ठीक है, इनडिफरेंट, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अर्निंग पर शेयर जो है वो तीनों ही प्लान में सेम है, मतलब आप कितना डेट ले रहे हो, कितना इक्विटी ले रहे हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अर्निंग पर शेयर जो है वो सेम आ रही है सबके प्लान के अंदर, ठीक है, उसे कहते हैं इनडिफरेंस पॉइंट। तो आप इन तीनों प्लान में से किसी को भी चूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्निंग पर शेयर सेम है, ठीक है। फिर आता है आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन का तो मतलब, आप ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब तो आप समझते हैं, नो प्रॉफिट और नो लॉस। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये है कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ईबीआईटी का वो लेवल है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का वो लेवल है, जहां पर आप क्या करते हो, इतना ही कमा पाते हो जिससे आप अपने जितने भी टोटल चार्जेस हैं उनको पे ऑफ कर दो, ठीक है। मतलब जितना आपने कमाया उससे आपके सारे चार्जेस पे हो गए। तो इसका मतलब आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो, ईबीआईटी वो लेवल है जिसमें अर्निंग पर शेयर जो होता है वो क्या आता है? जीरो। अर्निंग पर शेयर क्या आता है आपका? जीरो, ठीक है। तो ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ईबीआईटी जो है वो लेवल है जहां पर अर्निंग पर शेयर जो है वो जीरो है, क्योंकि आपकी फर्दर कोई कमाई नहीं हो रही, आपने इतना कमाया है कि आपने सारे अपने चार्जेस पे ऑफ कर दिए, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आपको अगर दोनों ही स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट आए तो आपको समझ जाना है, वो लेवल जिसमें ईपीएस जीरो है वो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है, या फिर वो लेवल जिसमें आपने अपने सारे चार्जेस पे कर दिए, ईबीआईटी उतना है, तो वो भी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है। क्लियर? तो इंडिफरेंस पॉइंट हमको समझ में आ गया, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हमको, ठीक है। चलिए, तो अब कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में हमने सबसे पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे चार थ्योरीज होती हैं जिनको दो हेड के अंदर बांटा जाता है, रेलिवेंट और इररेलेवेंट थ्योरीज। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट हमारी थ्योरी है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। उसके बाद हमने पढ़ा इंडिफरेंस पॉइंट और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ, कैपिटल स्ट्रक्चर किसका पार्ट है? द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, या फिर नन ऑफ द अबव। अगर अभी आपने कैपिटल स्ट्रक्चर पूरा पढ़ा है, ठीक है, आपने क्या देखा, डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन। अब जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है, उसमें आप एसेट साइड और लाइबिलिटी, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स, इक्विटी शेयर कैपिटल किस साइड लिखते हो? मैं समझती हूँ कि सभी को बैलेंस शीट बनानी आती है, ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड ही लिखते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल डेट लॉन्ग टर्म लोन किस साइड लिखते हैं? लाइबिलिटी साइड। तो वेरी इजी क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर किसका पार्ट है? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट और लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस? कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस को अफेक्ट नहीं करते। तो कौन सी थ्योरीज अफेक्ट नहीं करती? इररेलेवेंट थ्योरीज। इररेलेवेंट थ्योरीज अफेक्ट नहीं करती, रेलेवेंट थ्योरीज अफेक्ट करती हैं। इररेलेवेंट में कौन सी दो थ्योरीज है आपकी? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और एमएम अप्रोच। एम अप्रोच की फर्स्ट प्रपोजिशन है जो अफेक्ट नहीं करती, इररेलेवेंट है, दूसरी प्रपोजिशन अफेक्ट करती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर, सॉरी,
ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को अफेक्ट नहीं करते हैं। आई एम सो सॉरी, कि कैपिटल स्ट्रक्चर को जो आप डिसीजन लोगे उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिल्कुल इफेक्ट करता है आपको। अलग अलग सोर्सेज की कॉस्ट के हिसाब से तो आप देखते हो कितनी डेट चाहिए, कितनी इक्विटी चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अफेक्ट करता है। रिस्क, कितना रिस्क एसोसिएटेड है, ये भी बिल्कुल अफेक्ट करता है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को। कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है, तो टैक्स रेट भी बिल्कुल इफेक्ट करता है। ठीक है, और लास्ट है आपका कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या है आपका कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस को अफेक्ट नहीं करता है, तो इसका सही आंसर हो गया डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा, ये क्वेश्चन है चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होता है वो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये इररेलेवेंट थ्योरी की बात हो रही है, जो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता रही थी। इररेलेवेंट थ्योरी आपकी दो होती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और एमएम अप्रोच। इसमें नेट इनकम अप्रोच आपकी रेलिवेंट है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ट्रेडिशनल भी आपकी रेलिवेंट है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर प्लीड्स दैट डेट फाइनेंसिंग इनिशियली इंक्रीजेस। मतलब डेट फाइनेंसिंग शुरू में तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म को इंक्रीज करती है, हाउ एवर एक्सेस डेट, अगर ज्यादा डेट हो जाएगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म को रिड्यूस करेगी। मतलब शुरू में तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म को इंक्रीज करेगी, मगर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज होगी। हमने किसमें पढ़ा था, मतलब वैल्यू ऑफ द फर्म इफेक्ट तो हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये रेलिवेंट थ्योरीज में से ही किसी का कोई थ्योरी है। इसमें भी हमने दो पढ़ी थी, नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। नेट इनकम में तो बोलता है कि जितना ज्यादा आप डेट यूज करोगे उतना ही ज्यादा वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी, मगर ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि एक सही मिक्स होना चाहिए, नहीं तो एक पॉइंट के बाद वैल्यू ऑफ द फर्म घटने लगेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी इज बेस्ड ऑन द असर्शन। किस असर्शन पर बेस्ड होती है। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड इन्वेस्टर्स, सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड इन्वेस्टर्स, आउटसाइड इन्फॉर्मेशन और सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन अमंग इन्वेस्टर्स ओनली। ये आंसर बहुत क्लियर है, हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया जाता है। किस किस में, मैनेजर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में। इसको आप ये भी कह सकते हो फर्म और मार्केट के बीच में। ठीक है, क्लियर है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस अंडर प्लान इज जीरो। वो लेवल है ईबीआईटी का जिसमें अर्निंग पर शेयर आपकी जीरो है। ठीक है, मतलब आपने सभी चार्जेस पे ऑफ कर दिए मगर अर्निंग पर शेयर जीरो है। ये क्या था आपका इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट तो वो था जिसमें ईबीआईटी वो लेवल है, ईबीआईटी का वो लेवल है जिसमें ईपीएस जो है वो हर प्लान में सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्लीट। कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब आता है आपका कैपिटलाइजेशन। अब हम समझेंगे कि कैपिटलाइजेशन क्या होता है। अब कैपिटलाइजेशन समझने के लिए हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है, और ये क्या मतलब क्यों हम कैपिटलाइजेशन पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि वो अमाउंट निकालना, वो अमाउंट डिटरमाइन करना, जितना अमाउंट एक बिजनेस में इन्वेस्ट करना। ठीक है, कितना अमाउंट आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड इन बिजनेस, इन अ बिजनेस। कितना अमाउंट आपको एक बिजनेस में इन्वेस्ट करना। ठीक है, अब कितना अमाउंट आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है वो आप किस बेसिस पे डिटरमाइन करते हो, आप कितना रिटर्न चाह रहे हो। ठीक है, आप कितना प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है आपका, ठीक है, कितना आप कमाना चाहते हो, प्लस आपका उस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या चल रहा है, उस बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या चल रहा है। डिजायर्ड प्रॉफिट क्या है कि कितना आप अर्न करना चाहते हो, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है कि अगर जिस भी टाइप का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, उस टाइप के उस एरिया में जो भी उस टाइप के बिजनेस है वो नॉर्मली कितना उनको रिटर्न मिल रहा है वो पर्टिकुलर अमाउंट लगा के। ठीक है, मान लीजिए रेस्टोरेंट, कैफे, इस टाइप का बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप देखोगे कि नॉर्मली बाकी लोगों ने, अगर आप 1 लाख रुपए लगा सकते हो, ठीक है, तो आप देखो कि बाकी लोग 1 लाख रुपए लगा के कितना परसेंट रिटर्न कर कमा रहे हैं।
ठीक है, उसे ही कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की नॉर्मली लोग कितना अर्न कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। इन दो बेसिस पर हम क्या देखते हैं, हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपका 10%। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% और आप चाहते हो कि 50,000 आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, 50,000 का आपको प्रॉफिट हो। तो अब आप ये देखना चाहते हो कि कितना अमाउंट आपको बिजनेस में लगाना है। तो आप वो कैसे निकालोगे, 50,000 आपको प्रॉफिट हो और 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो आपको कितना पैसा लगाना होगा, 50,000 प्रॉफिट चाहते हो और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। कितना अमाउंट निकालना होगा आपको, इसका आप अपोजिट 10 आपने नीचे लिखा है, 100 आपने ऊपर लिखा है। कितना अमाउंट लगाना होगा, 5 लाख रुपीज आपको लगाने होंगे। क्लियर है। पहली चीज हमको ये क्लियर है कि कैपिटलाइजेशन में ये देखते हैं कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा हमारे डिजायर्ड प्रॉफिट और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब कैपिटलाइजेशन में हमारे केस होते हैं, एक होता है आपका ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन। अब हम ये जो तीनों ये जो हमारे केसेस होते हैं, ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन एंड मेन जो है वो है ऑप्टिमम, ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, इन तीनों केसेस को हम क्यों पढ़ते हैं कि हमने एक बार ये डिटरमाइन कर लिया कि हमको कितना अमाउंट लगाना है और ये आपका डिजायर्ड प्रॉफिट था, डिजायर्ड रिटर्न था कि आपको कितना चाहिए रिटर्न। अब इन तीनों टाइप ऑफ कैपिटलाइजेशन को हम इसलिए पढ़ते हैं कि एक्चुअल में आपके पास कितना रिटर्न आया और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या था। तो क्या आपने सही अमाउंट ऑफ मतलब कैपिटल लगाई है और क्या आप जितने आपने कैपिटल लगाई है उतना आप अर्न कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन का मतलब ये है कि एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जितना आपने कमाया इज इक्वल्स टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, किसके बराबर है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बराबर है। ठीक है, क्लियर है ये चीज बिल्कुल आपको। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लीजिए ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन का मतलब ये है कि एक्चुअल में आपने ARR जो एक्चुअल में आपने कमाया वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बराबर है। मतलब जब 5 लाख रुपए लगाए जा रहे हैं तो नॉर्मली लोग उस पर कितना कमा रहे हैं, 50,000। ऊपर वाले एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहे हैं, नॉर्मली लोग कितना कमा रहे हैं, 50,000। तो जब आपने भी 5 लाख रुपए लगाए तो आपका भी एक्चुअल, आपका डिजायर्ड पहले 50,000 था, आपने सोचा था कि आपको इतना चाहिए, मगर जब आप बिजनेस में आ गए आपने 5 लाख रुपए लगा दिए तो एक्चुअल आपका रिटर्न कितना हुआ, 50,000। और नॉर्मली भी कितना है, 50,000। तो जब एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बराबर होता है, लिख लीजिएगा ये चीज, उसे कहते हैं हम ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन। ठीक है, वो होता है आपका ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन का केस। एक्चुअल आपका कितना है और आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मली भी लोग उतना ही कमा रहे हैं, तो आपने सही अमाउंट ऑफ कैपिटल लगाई और सही अमाउंट ऑफ रिटर्न आप अर्न कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज। अब दूसरा केस होता है आपका ओवर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, आपको नाम से ही समझना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, जब ओवर कैपिटलाइजेशन की बात होगी तो आपने यहाँ पर सबसे पहले एक साइन बना लेना है, ओवर मतलब जो आपका NRR है, NRR को पहले लिखिए, NRR इज ग्रेटर देन ARR। ठीक है, ARR से बड़ा है, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है और एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न क्या है आपका, कम है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, आपने कैपिटल ओवर कैपिटलाइजेशन आपने पैसा क्या कर दिया है, ज्यादा लगा दिया है, आपने पैसा क्या कर दिया है, ज्यादा लगा दिया है। क्या मतलब, नॉर्मली 5 लाख रुपए लगाने में लोग कितना अर्न कर रहे हैं, 50,000 अर्न कर रहे हैं, मगर आपने जब 5 लाख रुपए लगाए तो आप सिर्फ 40,000 ही अर्न कर पाए। मतलब नॉर्मल रेट, और ये परसेंटेज में दिया भी हो सकता है कि 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, आप सिर्फ 8% कमा पाए। ठीक है, तो परसेंटेज में आप कैलकुलेट करते हो और अमाउंट भी दिया हुआ है, तो जैसे आपको वो हो, मगर समझ रहे हैं हम अभी। तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मली लोग 5 लाख रुपए लगाने में 50,000 कमा रहे हैं, मगर आपने 5 लाख लगाए तो आपसे 40,000 ही कमा पाए। ठीक है, आपने अगर 40,000 कमाना है तो आपने 4 लाख रुपए लगाने चाहिए थे, मतलब उस हिसाब से आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था, मगर आपने यहाँ पे कैपिटल ज्यादा लगाई है और आप एक्चुअल में उतना रिटर्न नहीं अर्न कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपने ओवर कैपिटलाइजेशन, कैपिटल ज्यादा लगा दी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न से, ये चीज आप लिख लेंगे। ठीक है, ओवर कैपिटलाइजेशन में क्या होता है, NRR इज ग्रेटर देन ARR। क्लियर है। फिर यही अगर हम बात करते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन, तो अंडर कैपिटलाइजेशन क्या केस होता है, अंडर कैपिटलाइजेशन आपका केस होता है
अंडर कैपिटलाइजेशन में आप बात करते हैं, अंडर कैपिटलाइजेशन नाम से समझ में आ रहा है कि हमने कैपिटल क्या लगाई है, कम लगा दी है, कैपिटल क्या लगाई है, कम लगाई है। इसका मतलब अब आपको साइन सीधा इससे ये लगाना है, NRR, अंडर मतलब लेस का साइन, थोड़ा याद करने का लॉजिक और कुछ नहीं, ठीक है। और अंडर कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटल आपने कम लगाई। इसका क्या मतलब है, इन्होंने भी 5 लाख रुपए लगाए, आपने भी 5 लाख रुपए लगाए, है। इनको रिटर्न 50,000 मिल रहा है और आपको रिटर्न मिल रहा है 60,000, ठीक है। नॉर्मली लोग जब 5 लाख लगा रहे हैं तब उनको 50,000 रिटर्न मिल रहा है, मगर आपने 5 लाख लगाया, आइडियली आपको कितना मिलना चाहिए, 50,000 मिलना चाहिए, मगर आपको कितना मिल रहा है, 60,000। मतलब आपने कैपिटल आइडियली कम लगाई है। 60,000 कमाने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपको और कैपिटल लगानी चाहिए थी, मगर आपने कैपिटल कम लगाई है और आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ज्यादा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कम है। क्लियर है ये चीज बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका अंडर कैपिटलाइज, ये क्या होता है आपका अंडर कैपिटलाइजेशन, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम होता है एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न से। ये है आपका पूरा कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। फिर आपका एक वाटर कैपिटलाइजेशन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी। वाटर कैपिटलाइजेशन कहता है कि स्टॉक इज सेट टू बी वाटर्ड, एक स्टॉक को आप तब वाटर्ड कहोगे जब उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है, मतलब जब आप उसको बेचने निकलोगे तो उसकी जो वैल्यू है वो कम है किससे, जो आपने बुक में लिखी हुई है, ठीक है। बुक में आपने उसकी वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है और आप उसको सेल करने मतलब रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो कम है। तो जब रियलाइजेबल वैल्यू कम होती है बुक वैल्यू से तो आप कहते हो वाटर्ड कैपिटलाइज, ठीक है। मेन हमारे 3 है, ऑप्टिमम, ओवरऑल, अंडर कैपिटलाइजेशन। क्लियर, ठीक है। चलिए, तो अब इससे रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन है हम उसको कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR इज लेस देन द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, देन इट इज डैश कैपिटलाइज्ड। मतलब जब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कम है, ठीक है। मतलब नॉर्मली लोग 10% कमा रहे हैं और आप 12% कमा रहे हैं, कैपिटल सेम लगाइए, इसका मतलब ये क्या है, अंडर कैपिटलाइजेशन। कैपिटल कम है मगर रिटर्न ज्यादा है, ठीक है। अंडर कैपिटलाइजेशन, ये क्या कौन सा केस है, अंडर कैपिटलाइजेशन, ई इज द करेक्ट आंसर। वहीं अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता, नॉर्मली लोग उतना पैसा लगा के ज्यादा कमा रहे हैं मगर आप नहीं इतना कमा पा रहे हैं, आपने कैपिटल ज्यादा लगाई है मगर अर्न कम कर रहे हैं, तो वो हो जाता है आपका ओवर कैपिटलाइज। क्लियर है, आई होप अब आपको कैपिटलाइजेशन का केस समझ में आ गया हो। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। पहला है द टर्म कैपिटल एंड कैपिटलाइजेशन आर सिनोनिमस, एक ही मतलब है दोनों का, बिल्कुल गलत, ये सही नहीं है। अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन प्रोवाइड्स अ बेटर बेसिस फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी, जो अर्निंग थ्योरी है वो न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी के लिए ज़्यादा बेटर बेसिस प्रोवाइड करती है, मगर ये गलत है, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होती हैं उनके लिए बेटर बेसिस प्रोवाइड करती है। फिर आता है आपका ओवर कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू लेस कैपिटल, नाम में ही है ओवर कैपिटलाइजेशन और मैं अभी आपको समझा के आ रही हूँ, ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटल ज्यादा लगाती है, लेस कैपिटल नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। फिर आता है ओवर कैपिटलाइजेशन इज मोर डेंजरस देन अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन का क्या केस है कि आपने कैपिटल ज्यादा लगा दी है और रिटर्न आपको उतना नहीं मिल रहा है, ठीक है, पैसा ज्यादा लगाया रिटर्न नहीं मिल रहा। और अंडर कैपिटलाइजेशन है कि आपने पैसा उतना नहीं लगाया, ठीक है, मगर आपको रिटर्न और लोगों से ज्यादा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ओवर कैपिटलाइजेशन जो है वो ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है, ठीक है, अंडर कैपिटलाइज। क्लियर, तो सही आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और आई होप कि आपको सारे ही टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए और रिवीजन हमारा अच्छे से हो गया हो, जो भी डाउट्स आपके थे वो क्लियर हो गए हों और आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिवीजन सेशन में, मे बी वो मतलब आखिरी ही होगा, ठीक है, हमारे सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन।